हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक शख्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से हमेशा ऊपर रहता है। जैसे नॉर्मल वैल्यू अगर हम कह दें कि क्योंकि यूजुअली यही ट्रेंड है 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी आम ज़ुबान में ऊपर के ब्लड प्रेशर को कहते हैं और 80 नीचे के ब्लड प्रेशर को यानी डायस्टोलिक फेज़। ठीक, अब इन दोनों फेजेस को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जो ऊपर का ब्लड प्रेशर जो हम रेगुलरली कहते हैं कि ये ऊपर का ब्लड प्रेशर है 120 130 140, इसको हम कहते हैं हार्ट पंपिंग फेज़। इसमें हार्ट अपने अंदर से ब्लड को पंप करता है बॉडी की तरफ। और जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है जैसे 80 90 70 120/80 जैसे हम नीचे के ब्लड प्रेशर का कहते हैं, वो हार्ट फिलिंग फेज़ होता है। उसमें एक बंदे का दिल वापस रिफिल होता है ताकि वो बॉडी को पंप आउट किया जा सके। अब इस बैलेंस को बेहतर रखने के लिए बॉडी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अब ब्लड प्रेशर यही है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों लेवल्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, डेफिनेटली फिर वो हाइपरटेंशन के साथ डिप्रेशन या एंजाइटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों, क्योंकि हाइपरटेंशन में दोनों बढ़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनका सिस्टोलिक हाई होता है 140 145 150, डायस्टोलिक देखते हैं 80 पे ही होता है 85 पे होता है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि पेशेंट एंजाइटी या डिप्रेशन या कोई पैनिक अटैक में पेशेंट है जिसकी वजह से उसकी पैल्पिटेशन बढ़ी हुई है, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। ये अलग सिचुएशन होती है। ब्लड प्रेशर में अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि ब्लड प्रेशर में नॉर्मल, एलिवेटेड और हाई ब्लड प्रेशर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। ठीक, नॉर्मली अगर हम कहें तो लेस देन 120 मीन्स के कहीं किताबों में लिखा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 119 डिवाइडेड बाय 79 119/79 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर आपका 120/80 है तो इट मीन्स आप प्री हाइपरटेंसिव हैं। इसको हम प्री हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको हम यूजुअली नॉर्मल कह रहे होते हैं। मीन्स कि आप आगे चल के इसके शिकार हो सकते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यूजुअल ज़ुबान में अगर कहूँ तो 120/80। एलिवेटेड अगर किसी शख्स का बढ़ा हुआ है 120 129, 120 सिस्टोलिक ऊपर का 120 से 130 के बीच में अगर बढ़ा हुआ है और नीचे का 80 या उससे कम। ठीक, अब ये एलिवेटेड है कि सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है, डायस्टोलिक 80 या उससे थोड़ा कम या 80 पे रहता है एलिवेटेड पे। ठीक, अब जो थर्ड है हाई ब्लड प्रेशर मीन्स ये हाइपरटेंशन यहाँ से शुरू होती है, प्योरली हाइपरटेंशन। एलिवेटेड यूजुअली हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में नॉर्मल से एलिवेटेड की तरफ जा रहा होता है ब्लड प्रेशर, 120 130 तक जाता है, 80 85 तक भी जाता है। बट जब हम रेस्ट करते हैं, नींद पूरी करते हैं, अपनी डाइट अच्छे से लेते हैं, वाटर इनटेक अच्छा करते हैं, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती है। अब जब इस जो डिमार्केशन होती है 130/80 85, इससे जब ऊपर जाता है फिर हम उसको कैटेगराइज करने लगते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। स्टेज 1 की अगर हम बात करें 130 139, ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है 130 140 के बीच रहता है और जो नीचे का है वो 80 से 90 के बीच में रहता है। ये स्टेज 1 पे है। अब इसमें टाइमिंग का भी है, किसी टाइम दिन के किसी स्पेसिफिक वक्त में वो हो रहा है और किसी स्पेसिफिक वक्त में नहीं है, या वो कंटिन्यू रह रहा है। ये वेरिएट करता है, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट अपने आप को कितना वो विजुअली ऑब्जर्व करता है कि उसका ब्लड प्रेशर कितना ऊपर जाता है नीचे जाता है। मैं आगे इसके सिम्टम्स भी बताऊंगा ताकि एक बंदे को अपने ब्लड प्रेशर का ऊपर या नीचे होने का खुद ब खुद पता चल सके, ताकि वो अपने आप को घर पे भी मैनेज करे और अल्लाह न करे कोई कंडीशन ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो हॉस्पिटल की तरफ भी मूव करे। स्टेज 1 में कोई ऐसा जितना डेंजरस नहीं होता। अगर सस्टेन रह रहा है तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसल्ट विद योर फिजिशियन, विद योर मेडिसिनल डॉक्टर। आपको उसके पास फॉलोअप भी रखना है। प्लस इसके लिए अब अगर स्टेज 1 पे हैं, स्टेज 1 पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, डाइट मॉडिफिकेशन करके थोड़ा सा परहेज़ कर लेंगे तो इट विल बी फाइन। कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेवल 2 में मीन स्टेज 2 में ब्लड प्रेशर 140 मिनिमम 140 रहता है, 140 या उससे ऊपर, और नीचे का जो है 90 या उससे ऊपर का रह रहा होता है। अब ये स्टेज 2 है, आपको मेडिसिन की लाजमी ज़रूरत पड़ती है इसमें। ठीक, आप अपने फिजिशियन से फॉलोअप पे रहिए हर 3 to 4 वीक्स, विद इन अ मंथ आप 1 month 2 month 3 months में
आप अपने फिजिशियन को फॉलो अप करते रहें ताकि आपकी मेडिसिनल हिस्ट्री प्लस आपके लैब्स होते रहें, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स मेडिसिन तो ऐड हो जाती हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर को भूल जाते हैं कि हम अब मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं रहा। मेडिसिन लेने से ब्लड प्रेशर कम होता है। अब सिचुएशन ऐसी होती है कि जब बंदा मेंटली तौर पर बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर खुद ब खुद डाउन होता है, या जब उसकी नींद अच्छी होती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। उसके ऊपर बेहतर होने के बाद वो एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन लेता है उससे ब्लड प्रेशर और लो हो जाता है। लो होने की वजह से हाइपोटेंशन की तरफ भी पेशेंट जाते हैं। और अक्सर देखा होगा आपने मॉल्स में या कहीं शॉपिंग सेंटर्स में कि लोग एकदम फॉल कर जाते हैं और फिर उनको इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ता है। ये वही कॉज होती है, ब्लड प्रेशर या शुगर की मेडिसिन को अर्ली मॉर्निंग ले लिया जाता है, ठीक उसकी उसकी विदाउट मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर और शुगर। तो उसमें यह है कि जब वो देखते नहीं है वो ऑलरेडी लो होता है और फिर मेडिसिन के बाद और लो हो जाता है, फिर पेशेंट फॉल कर जाता है, कोलैप्स होता है। थर्ड स्टेज जो इसका होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस हायर देन 180। अब ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है, हायर देन 120, 180/120। अब सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 120। अच्छा, इस सिचुएशन में यहाँ पे ये लिखा है कंसल्ट योर डॉक्टर। ये एडवांस स्टेज है, मीन लास्ट स्टेज है कि अगर इसमें आपको एकदम डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अदरवाइज स्टेज 1 और 2 में आपको डॉक्टर से फॉलो अप पे रहना है। आपको अपनी मेडिसिन हिस्ट्री, आपको अपनी डाइट, एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ, एक एक चीज़ अपनी मॉनिटरिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन और मैनेज करने का, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ओमरॉन का ब्लड प्रेशर का जो ऑपरेटस आता है वो आप ख़रीदें, वो उसकी अच्छी रीडिंग्स हैं बहुत, वो आप ख़रीदें। सुबह में, दिन में, रात में 3 रीडिंग्स लिखें, उसको लिखें। सुबह की भी जो ब्रेकफास्ट से पहले की, दिन के 1 से 2 बजे के बीच की, और फिर रात की रीडिंग्स, और उसको कंपेयर करते रहें कि दिन में कितने टाइम में वो आपका बीपी फ्लक्चुएट हुआ। ये इसकी जो प्रिवेंटिव जो स्ट्रेटजी है वो हम यूज़ करते हैं। जब थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, 180 120 होता है, इसमें फिर डेफिनेटली हमें डायरेक्टली कंसल्ट करना पड़ता है ईआर में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर अब मैं आपको लेवल वाइज आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ कि आप अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आपको एटलीस्ट क्या रेमेडीज़ लेनी है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, ताकि आप इस डेंजरस सिचुएशन में कभी लेवल 3 तक आप ना जाएं, आप इसको मेंटेन रखें। जो अगर नॉर्मल है, एलिवेटेड है, इसमें तो आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, अपनी डाइट चेंज करनी है। आपको पता कैसे चलेगा ब्लड प्रेशर हाई है? हाइपरटेंशन में बेसिकली आपके पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, पाउंडिंग पल्स मिलती है, बहुत ज़्यादा सॉलिड पल्स आपको मिल रही होती है और तेज़ मिलती है। हाइपोटेंशन में भी पल्स आपको तेज़ मिलती है बट डिफ्यूज़ पल्स मिल रही होती है। अपनी पल्स का बहुत ही आइडेंटिफाई करना बड़ा जो है वो ज़रूरी होता है। पल्स और जो पाउंडिंग पल्स और डिफ्यूज़ पल्स का डिफरेंस हम ऐसे करते हैं कि हम अपने कैरोटिड जो आर्टरी है, बिल्कुल जो ये हाइड बोन है, हाइड बोन के साइड पे अगर हम हाथ रखेंगे तो यहाँ पर हमें कैरोटिड पल्स हमें फील होगी। यहाँ पे देख लें, या रेडियल पल्स एग्जैक्टली हियर, हम बिल्कुल अंगूठे से पीछे बराबर आते हैं, यहाँ से एटलीस्ट 2 फिंगर्स बैक, यहाँ पे हमें इसका एरिया मिल जाएगा पल्स का, रेडियल पल्स का। पल्स देखें अपनी, पल्स में फॉर एग्जांपल पल्स अगर तेज़ तेज़ आपको हार्ट बीट आपको तेज़ तेज़ फील हो रही है, मगर उसकी इंटेंसिटी जो उसकी बाउंसिंग पावर है वो कम है, तो इट मीन्स कि वो डिफ्यूज़ पल्स है। आप मुश्किल से जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिफ्यूज़ पल्स मीन्स आपका ब्लड प्रेशर लो है या आप हाइपोग्लाइसीमिक हो रहे हैं। एकदम ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, अपना अपना शुगर लेवल चेक कीजिए, ग्लूकोज चेक कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा इसका। अगर यही पल्स आपकी बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही है और तेज़ आ रही है, ज़ोर से भी है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ये बार बार आ रही है और तेज़ आ रही है, तो इट मीन्स कि हाइपरटेंशन है। अच्छा, हाइपोटेंशन में आपको चक्कर, स्पिनिंग, डिजीनेस, आप बैठ रहे हो बिल्कुल वीकनेस, और हाइपरटेंशन में ये सिम्टम्स होते हैं बट कम होते हैं, आप इतना वीक नहीं फील करते खुद को। आप बेचैनी, पैल्पिटेशन होती है, घबराहट आपको होती है, मगर आप डाउन फील नहीं करते बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन को आपको मैनेज करना है और इसको समझना है कि इसको कैसे, बस एक पाउंडिंग पल्स, जो पल्स तेज़ और जो ज़ोर से इसकी जो इंटेंसिटी और इसकी जो फोर्स ऑफ बीट है वो ज़्यादा होती है, इससे आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपका ब्लड प्रेशर तेज़ है। स्टेज 1 पे जब हम होते हैं, स्टेज 1 पे जब हों, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, आप स्टेज 1 के पेशेंट हैं,
उसमें आप अपने पानी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट लिंक आपकी 2 से 3 चीज़ों पे है। एक तो आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस से है, अगर आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हैं आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेस्ड हैं कोई एक बात भी, आप 1 घंटा 2 घंटे कंटिन्यू आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट अपॉन द रीडिंग्स ऑफ योर ब्लड प्रेशर। तो इसलिए आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को बेहतर करना है। दूसरी चीज़, आपको अपनी डाइटरी इनटेक आपको बैलेंस्ड करना है। आपको सोडियम कम से कम लेना है, सोडियम कम से कम मॉडरेट अमाउंट में सोडियम लेना है, ठीक है, ताकि आपको ये सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर रेज करता है वो बढ़े नहीं, मेंटेन रहे। और उससे भी पहले आप अपना एक जो इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो लाजमी कराएं। उसमें आपकी सारी सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। आप पता चल जाएगा कि आप कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या नहीं। फिर उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करें। स्टेज 1 में पानी का बहुत ध्यान रखें। नमक, खाना बनाएं तो नमक उस वक्त मत डालें। खाना साइड पे निकालने के बाद उस प्लेट में आप अपना हाथ से लीजिए और थोड़ा सा, या फिर आप जो उसके बॉटल होती है सॉल्ट की वो आप यूज़ करें, उससे थोड़ा सा आप अपने खाने में मिक्स करके टेस्ट के लिए वो आप यूज़ करें। पानी का बहुत इस्तेमाल करें। आपको स्वेटिंग नहीं होती तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। जिन लोगों को स्वेटिंग नहीं होती, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे स्वेटिंग, ये भी है, बट वॉक करने, घर का काम करें। जिन लोगों को स्वेटिंग नहीं होती वो लोग फिक्र करें कि वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या होने वाले या हो चुके हैं। स्वेटिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। सोडियम ब्लड में होगा, वो या तो यूरिन के थ्रू निकलेगा, कम होगा आपका ब्लड प्रेशर, या वो स्वेटिंग के थ्रू निकलेगा। इसीलिए एक्सरसाइज का कहते हैं कि एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, 40 मिनट डेली। क्यों 40 मिनट में स्वेटिंग होने लगती है, उससे फिर आपका जो सोडियम है वो मेंटेन रहता है, वो निकलता रहता है आपके पसीने से। ये चीज़ आप करें। दूसरा, थोड़ा सा वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज, मिनिमम 20-30 मिनट्स, 40 मिनट, जितना हो सके। 5 मिनट से ही स्टार्ट करें, बट एटलीस्ट स्टार्ट करें। घर में गैलरी रूम अपना यूज़ करें। नीचे आप रोड पे निकल जाएं, आप करीब में पार्क है वहाँ निकल जाएं, दोस्तों में निकल जाएं, पड़ोसी हैं वहाँ पैदल चले जाएं, दोस्तों के घर पैदल चले जाएं। ऐसे अपनी एक्टिविटी को इन्हांस करें। एक्सरसाइज, डाइट, नींद बहुत अच्छी रखें। 9, 10, 11 बजे से ज़्यादा नहीं जागें। कोशिश करें कि 10 बजे सोने की तैयारी पकड़ लें। उसमें यह जितनी आपकी अर्ली नाइट की स्लीप होगी उतना आपका बेहतर होगा, ताकि आपकी 3, 4, 5 बजे भी आप जाग रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, ताकि आपका हाइपरटेंशन स्टेज 1 से ही ख़त्म हो जाए, यहीं आप मैनेज करने लगे। फिर यह है कि आगे स्टेज 2, स्टेज 3 तक नहीं पहुंचता। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 का ट्रीटमेंट भी सेम, एग्जैक्टली सेम यही है। बट सडनली अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घर में है, तो बेहतर है कि वो इमरजेंसी में जाए। अगर इमरजेंसी दूर है, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी दूर है, तो एक फार्मेसी तो हर घर के करीब है। फार्मेसी से एक कैपोटीन सबलिंगुअल हाइपोटेंशन की जो मेडिसिन होती है आप वो ले, ज़ुबान के नीचे रखें, फिर आप आगे ER इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। फिर यह है कि एटलीस्ट आपको विदिन 10 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पहुंचना है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। बेहतर यह है कि 2 टैबलेट्स ले लें। 5 मिनट तक, 6 मिनट तक एक कैपोटीन दें। सबलिंगुअल कैपोटीन दिया आपने, ब्लड प्रेशर कम हुआ 5 to 10 mm ऑफ मर्करी, इट्स वेरी गुड। दूसरी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कम हो रहा, फिर दूसरी 5 से 7 मिनट बाद दूसरी सबलिंगुअल रखें आप, ठीक है। जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते, डॉक्टर को लाजमी बताएं कि हमने रास्ते में ये ट्रीटमेंट दिया था। स्टेज 3 सेम ट्रीटमेंट है। आपने डाइट का ख्याल रखना है। आपने वो सब चीज़ें जो स्टेज 1 की थी प्रिवेंटिव, वो आपने करनी है। स्टेज 3 में ये है सेम, कैपोटीन आपने 3 से 4, 3 अपने पास तो रखनी ही है एटलीस्ट। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी करीब है, वेल एंड वेरी गुड, आप एकदम से वहाँ जाएं। अगर नहीं, अगर 180, 120, 180/120 मिल रहा है, एकदम कैपोटीन रखें। वेट भी मत करें, इमरजेंसी में जाएं, ठीक। पेशेंट को मत एफर्ट करवाइए। पेशेंट को खूब पानी पिलाएं। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़े, खूब पानी पिलाएं, हो सके ठंडा पानी पिलाएं। हो सके जो फीवर के लिए हम करते हैं कि जैसे ठंडे पानी में कपड़ा या गॉस पैड भिगो के आप कैरोटिड आर्टरीज पे रख लें, यहाँ पे कैरोटिड पल्सेस पे। क्लॉथिंग अगर टाइट है, क्लॉथिंग पेशेंट की लूज कर लें, ये बड़ा इम्पैक्ट करता है। मेंटली तौर पर पेशेंट को रिलैक्स करने की कोशिश करें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हमेशा 45 या 90 डिग्री पर लेटाइए। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बिल्कुल हम उसको नॉर्मली जैसे एक तकिए पर सुला देते हैं। इस सिचुएशन में फालिज होने का बहुत खतरा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर डायरेक्टली हिट करता है ब्रेन वेसल्स को, वो बर्स्ट होने का बड़ा खतरा होता है। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, हेड साइड उठा ले 45, 90 डिग्री, 45 या 90 डिग्री, इसको उठा ले, ताकि पेशेंट का ब्रेन
क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेन डैमेज ना हो, ब्रेन डैमेज हो उसकी हीलिंग फिर प्रॉपरली होती नहीं है। स्ट्रोक क्योंकि एक परमानेंट डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी फिर साथ चलती है लाइफ टाइम। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली सीरियसली लीजिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं होता, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो 2 या 3 तकिए लेकर आप सोया करें। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं। और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को लाजमी चाहिए कि वो दिन में गैप्स में नैप्स लिया करें। जैसे दिन ज़ोहर से पहले या ज़ोहर के बाद थोड़ा सा सो ले या लेट ले। कंटिन्यू वर्कआउट ना करें, जैसे सुबह से रात तक फीमेल्स में मोस्टली होता है, सुबह से रात तक खड़ी हैं तो खड़ी हैं। उस सिचुएशन में फिर ये और पेडल एडिमा या लिम्फेडिमा की तरफ भी पेशेंट जा सकता है, हाथ पैर सूजने लगते हैं। तो इसलिए गैप्स दे के काम करें, छोटे छोटे वक्फों में। हो सके तो घर वाले काम बांट लें ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई ना हो। घर का इन्वायरमेंट वेंटिलेशन बहुत अच्छी रखें, क्योंकि घर में जितनी सफोकेशन होगी ब्लड प्रेशर रेज होने का उतना खतरा होता है। वेंटिलेशन अच्छा रखें ताकि हवा अच्छी हो। घर का माहौल साफ रखें, घर खुला रखें। सामान बहुत ज़्यादा है तो बीच में से हटा दें ताकि खुला खुला लगे, क्योंकि एक इन्वायरमेंट देखने से भी पेशेंट मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाता है फिर उसमें। अच्छा, एक चीज़ और, एंटी डिप्रेसेंट्स का भी बड़ा रोल है। कुछ पेशेंट्स एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं। एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक मेडिसिन अपने साइकोलॉजिकल जो साइकाइट्रिस्ट से या अपने फैमिली फिजिशियन से सजेस्ट करने के बाद लीजिए। अगर आपकी थॉट्स बहुत बनती हैं और उस एपिसोड्स की वजह से, उन एपिसोड्स की वजह से आप फॉर एग्जांपल किसी के साथ मिसहैप हुआ, बार बार वो चल रहा है, एंटी डिप्रेसेंट फिर कुछ टाइम के लिए लें जब तक आप अपने आप को टुवर्ड्स एक्सरसाइज या टुवर्ड्स नॉर्मल लाइफ मोटिवेट नहीं करते। बट बहुत ज़्यादा मत लीजिए। जैसे क्यूसिल बहुत दी जाती है, ठीक है, क्यूसिल बहुत दी जाती है, एल्प दी जाती है नींद के लिए। क्यूसिल के थॉट्स को स्लो डाउन कर देती है, मेंटल प्रोसेस स्लो डाउन कर देता है। बट असिस्टेंस के लिए हमें लेना चाहिए या अपने डॉक्टर से मशवरा करके लें असिस्टेंस के लिए, ताकि ब्रेन एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हो, आप बेहतर और नॉर्मल ज़िंदगी में आइए। अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें और अपने ब्लड प्रेशर को सुबह निहार मुँह लाजमी चेक करें। हर 4 महीने बाद इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट लाजमी कराइए। 4 महीने के बाद अपनी फिजिशियन को लाजमी दिखाएं। डाइट अपनी सिंपल रखें, फैट्स या चिकनाई वाली चीज़ें कम से कम, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अपना, क्योंकि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ तीनों आपस में इंटर रिलेट करती हैं। एक चीज़ बढ़ गई अनकंट्रोल्ड होगी, दूसरी चीज़ें खुद ब खुद आने लगती हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उस कम एक्टिविटी की वजह से फिर बाकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में रखें ताकि आप ब्लड प्रेशर जैसी सख्त और मौजूद बीमारी से आप अपने आप को बचा सकें।